केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CESL के EV1 सेवा के रूप में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि हमने उद्योगों निर्माण के माध्यम से वातावरण में कृत्रिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी है। यहां तक कि परिवहन भी प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए हम विभिन्न सुविधाएं लेकर आ रहे हैं और इनमें से एक है ई-वाहन। ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन प्रदूषित हवा प्रदूषित हो गई, इसमें योगदान किसी और का नहीं है, हमारा ही योगदान है। अब उसमें ये बात तो ठीक है कि मनुष्य सांस लेगा, ऑक्सीजन लेगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इस प्रोसेस को तो बंद नहीं किया जा सकता। भले ही हम नेट जीरो एमिशन ऑफ कार्बन कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये प्रक्रिया तो बंद होने वाली नहीं है। अल्टीमेटली हमको उसी ओर आगे बढ़ना पड़ेगा जो आर्टिफिशियल तौर पर हमने ही कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाया है। और उसके बढ़ाने के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, उसमें ट्रांसपोर्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान करता है इस प्रदूषण को बढ़ाने में। अब जब कभी प्रारंभ हुआ था तो शायद इतना इसका भयंकर परिणाम निकलेंगे ये उस समय पता नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बाध्यता भी बन गई। कोई शौक से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं आता है। हमको अपना प्रतिदिन की गतिविधियों में, अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, ये सब चीजें करनी थी, की है। प्रगति हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन उस प्रगति के साथ साथ जब सामने परिणाम भयंकर आते हैं तो समय के अनुसार हमको बदलना पड़ता है। और इस बदलने के लिए ये जो प्रदूषण है, इसको कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आयाम खड़े किए गए, उसमें एक ये है कि हम अपने व्हीकल्स को कैसे ई-व्हीकल्स पर लेकर के आए। ई-व्हीकल्स का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम न केवल अपने देश में, दुनिया में शुरू हुआ है। इसमें PM ई-ड्राइव, PM ई-बस सेवा और जो इस EV सर्विस को बढ़ाने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ब्रीद नाम से, एक बहुत सराहनीय है। ये ऑक्सीजन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश का पैसा AMU में लगा है तो वहां भी SC, ST आदि को नौकरी और पढ़ने में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी केंद्र की सरकार ने जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाई तो वहां अच्छा माहौल बना, पर अब फिर से माहौल बिगड़ना शुरू हो गया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या सामान्य संस्था के रूप में रहना चाहिए। इस पर कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी। भारत के संस्थानों में पहले और जनता के टैक्स से चलने वाले ऐसा संस्थान जो पिछड़ी, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं देता है। मौका लेने के और हमेशा के लिए याद रखना जो आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाए, जो आपके विकास में बाधक बने, जो अराजकता का प्रतीक हो, गुंडागर्दी का प्रतीक हो, गुंडों और अपराधियों को प्रश्रय देता हो, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब हम लोग एक गलत व्यक्ति को प्रश्रय देते हैं तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। वर्तमान पीढ़ी के वर्तमान को बर्बाद करते हैं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी हम खराब करने का काम करते हैं। ये कोई अधिकार हमें नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बलदाऊ जी की कृपा हुई है। हरिदास जी महाराज की साधना से पवित्र की भी धरती है। इस धरती से संदेश स्पष्ट जाना चाहिए और वो संदेश बात स्पष्ट होना चाहिए कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे,
नेक रहेंगे, नेक का मतलब सुरक्षित रहेंगे। इस दिशा में हमें आगे काम करना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए खैर विधानसभा के उपचुनाव में देखो कितना अच्छा एक संगम और समन्वय बना। श्री किशन लाल दिलेर जी और मैं दोनों एक साथ सांसद थे। वे बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे। ईमानदारी और सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी स्वर्गीय किशन लाल दिलेर। बूंदी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की स्थिति है। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दोनों पार्टियों के बड़े नेता क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में ग्राम लाड़कुई में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में एक भव्य जनसभा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। इन जनसभा में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सहित क्षेत्र के अन्य प्रमुख नेता और विधायक शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के 20 साल के विकास कार्यों का उल्लेख उनके द्वारा किया गया और जनता को भाजपा के समर्थन में मतदान करने की भी लोगों से अपील की। आज भारत सरकार में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आज अपनी बुधनी सहित पूरी लोकसभा को गौरवान्वित कर रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब यहां चुनाव की बेला में बात कर रहा हूं, तो चुनाव की बेला में हमको ये बात भी करना पड़ेगी कि चुनाव में वोट मांग रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए विकास का एजेंडा भी सामने रखेंगे। हमारे अलावा कांग्रेस वाले भी आएंगे। कांग्रेस वालों से भी आप बात पूछना कि कांग्रेस वाले भाइयों, आपको भी आजादी के बाद 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लगभग 55 साल तक तुम्हारी सरकार रही। ये भाजपा की सरकार 20 साल वाली, ये दिन में भी बिजली जला रही है। आनंद हमारे बीच में अगर है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण से। माइक पे बोल रहा हूं, कोई इन्वर्टर नहीं, कोई बैटरी नहीं, सीधे सीधे काम हो रहा है। गांव के अंदर 24 घंटे लाइट मिल जाए, असंभव था कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेसी दो ही कान पकड़ के 10 बार बैठक उठक करे तो भी माफ नहीं हो, इतने पाप करे उनने हमारे बच्चों के लिए। अगर समय पे बिजली मिल जाती, समय पे सड़कें बनती, विकास का ये वातावरण होता, तो हमारे कई परिवारों से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कितने लोग निकलते। ये सारा कलंक का ठीकरा अगर किसके माथे पे है, वो कांग्रेस पार्टी के माथे पे। मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं। कांग्रेस के इतने पाप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा भरा हुआ है। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति शिवाजी नगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर कहा कि अगर इंसाफ है तो भारत सेफ है। पिछले दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक है तो सेफ वाला नारा दिया था। वहीं इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा, मंजिल बोल रही है कि हम अनेक हैं तो अखंड हैं। पीएम मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहता है। मैं कहता हूं इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। ये एक का मतलब यह है, मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। संविधान है तो सम्मान है। अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है।
महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती है कि बाबा साहेब का संविधान है इस देश में चले। आरएसएस के गढ़ नागपुर में खड़गे ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2 टांगे लगा लिए हैं। उनके पैर में 2 नकली टांगे हैं, एक टीडीपी और दूसरी टांग जेडीयू का है। मैं उदाहरण दूंगा, अगर मोदी जी इस वक्त बहुमत में रहते थे तो वो कितने संविधान के अमेंडमेंट करते थे मुझे मालूम नहीं। अब जो बहुमत उनको नहीं मिली, पहले तो बोलते थे अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी लाएगा 400 पार। अब कहां है भाई तुम्हारे 400 पार? अब 240 बचे, वो भी उधर इधर गड़बड़ करके वहां पर आए हैं और अपने हुकूमत को 2 टांग लगा लिए हैं। मोदी जी के 2 पैर है, दोनों नकली है। अब पूछेंगे कैसा? एक तो टीडीपी की टांग है, दूसरा टांग है जेडीयू का, बिहार के हमारे नीतीश कुमार का। अगर वो दोनों टांग आप निकाल लो, मोदी जी चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, बैठे जगह बैठना पड़ेगा, बैठने जगह बैठना पड़ेगा। और तुम संविधान की बात करते हो बदलने की? अगर संविधान को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार आरएसएस होगी और मोदी होंगे, दूसरे कोई नहीं, क्योंकि आपकी विचारधारा हमेशा यही कहती है। मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन लूट हत्या के जो है वो लोगों में दहशत का माहौल बना रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या की मौके पर छानबीन कर रही थी कि सोहेबगंज में पुत्र ने पूर्व उप सरपंच को गोलियों से भून डाला। आपको बता दें कि जान बचाकर भाग रहे पूर्व उप सरपंच को छोटे पुत्र ने गोलियों से भून दिया। जानकारी के मुताबिक हरिहर भगत अपने घर लौट रहे थे, तभी शनिदेव मंदिर से आगे सुनसान जंगल के पास उन्हें गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद हरिहर ने हिम्मत नहीं हारी, वह जख्मी हालत में जो है बचाकर भागने लगे, लेकिन मौका देखकर छोटे पुत्र ने पीछे से उनके शरीर पर फिर से गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद छोटे पुत्र जो है वो वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मौके से पुलिस ने 4 खोखा बरामद किए हैं, जो कि साहबगंज थाने से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिण दिशा में। तो वहाँ पे एक हरिहर भगत नाम के एक वृद्ध जो कि करीब 60 वर्ष के उम्र के हैं, उनकी हत्या हुई है। और इस हत्या में 2 व्यक्ति शामिल हैं। एक तो उनका स्वयं का न कि मृतक का छोटा पुत्र, और एक उनके साथ अनिल कंवर, जो कि अनिल कंवर षड्यंत्र रचने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसा षड्यंत्र उन्होंने रचा है कि उन्होंने अपने ही बेटे से उसके बाप को गोली मरवाकर जान मरवा दी। भागलपुर अकबर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंग्लिश चिचरौन आलम अपहरण हत्याकांड मामले ने पुलिस ने जो है वो खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्य अभियुक्त शाहिद राजा समेत 3 अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एसपी डॉक्टर के रामदास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भागलपुर अकबर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंग्लिश चिचरौन के 16 वर्षीय आलम खान को अपहरण कर फिरौती की मांग की गई, जबकि यह घटना फिरौती नहीं बल्कि शाहिद राजा के भांजी के साथ मृतक का प्रेम प्रसंग का मामला था। जो मुख्य अभियुक्त शाहिद
शाहिद राजा को मंजूर नहीं था, जिसके कारण अपहरण कर हत्या जैसे घटना को अंजाम दिया गया। अपहरण कर आलम हत्याकांड मामले में शामिल 2 अपराधी सिकंदर यादव एवं सिट्टू चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शाहिद राजा का शिवम हत्याकांड मामले में जहां आपराधिक इतिहास है, वहीं सिकंदर यादव का सुल्तानगंज थाने में एक और आपराधिक मामला दर्ज है। 11:24 को रात्रि लगभग 9:30 बजे अकबर थाना को सूचना मिली कि ग्राम इंग्लिश चिचारन का रहने वाले आलम खान 16 वर्ष का कुछ अपराधी कर्मियों को द्वारा अपहरण करके फिरौती मांग कर रहा था। मामला का गंभीरता लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठन किया गया। इस टीम पे पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, थानाध्यक्षक बात और सुल्तानगंज थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी और डीयू टीम शामिल था। इसी टीम के द्वारा कहीं जहां पे छापेमारी हो रहा था, सीडीआर और सीसीटीवी को अवलोकन करके जांच चल रहा था। इसी क्रम में 8/11/24 को 2 अपराधी कर्मियों इस मामला में संलिप्त अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनको निशानदेही के अनुसार शव को डिकम्पोज्ड स्टेट में बरामद हुआ है। इसी मामला में मुख्य अभियुक्त शाहिद राजा उर्फ राजू को मुंबई पुलिस के सहयोग से मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 5/11। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां धर्मनगरी गांव के जंगल में शिकारियों के लगाए गए जाल में एक गुलदार फंस गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिना टेक्यूलाइज किए रेस्क्यू के दौरान 3 वन्य कर्मी गुलदार का पंजा और दांत लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वन संरक्षक ने घायलों को बहादुरी के लिए 11,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की। वहीं रेंजर महेश गौतम ने बताया है कि मौके पर पहुंचे अधिकारी व कर्मचारियों ने ड्रोन उड़ा कर देखा कि गुलदार पिंजरे में फंसा हुआ है। गुलदार धीरे धीरे चलकर गन्ने के खेत में घुस गया। अंधेरा होने के कारण वन विभाग की टीम ने गुलदार को टेक्यूलाइज किए बिना जाल व स्टिक का प्रयोग कर गुलदार को पकड़ लिया। इस दौरान गुलदार का पंजा व दांत लगने से 3 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वही खबर बिजनौर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, उसके बाद दोनों ओर से चले लाठी डंडे। वहीं आपको बता दें कि वहां पथराव भी हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से हथियार निकल आए और गोलीबारी होने लगी। इस घटना में दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि थाना नजीजाबाद इलाके के पठानपुरा गांव की ये पूरी घटना है। वहीं रायबरेली में एक घर के भीतर अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से घर में रखी 20,000 नकदी समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना सरेनी थाना इलाके के चिंताखेड़ा की है, जहां घर के भीतर से आग की लपटें और धुआं देखकर ग्रामीणों ने गृह स्वामी को सूचना देने के साथ ही आग को बुझाने का प्रयास किया। सूचना पाकर जब तक परिजन पहुंचते, घर के भीतर रखी नकदी समेत सारा सामान वो जलकर राख हो चुका था। आग लगी घर सब, मैं तो घर में रही थी नहीं। अच्छा, कैसे आग लगी थी? का पता, हम खेतन में रहे, फोन पहुंचा था, हम घर से आए खेतन से आए ना घर। कितना नुकसान हुआ आग लगने के बाद? नुकसान तो सब कुछ हो गया, का बचा, कुछ भी नहीं बचा है। मतलब क्या नुकसान हुआ है? सब कुछ जल गया, कपड़ा लत्ता गेहूँ चावल सब जल गए। अच्छा, पैसे रुपए थे? जल गए। कितना रुपया था? 20,000 रुपया धरे रहे। वहीं भागलपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर पंचायत के मोहिद्दीपुर गांव की शौचालय टंकी की सफाई के दौरान दम घुटने से पति पत्नी समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस घटना से जहां पूरा परिवार सदमे में है, वहीं पूरा गांव मातम में बदल गया है। बताया जा रहा है कि मोहिद्दीपुर निवासी पुनीत यादव अपने घर की शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान 8
60 फीट का छेनी टंकी के अंदर लेकर चले गए। जहां टंकी के अंदर छेनी निकालने गए पुनीत यादव की दम घुटने से मौत हो गई। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं निकला तब उसकी पत्नी साखो देवी भी टंकी के अंदर चली गई। फिर उसकी भी दम घुटने के दौरान मौत हो गई। जब वह दोनों वापस नहीं आए तो उनके बाद पुनीत यादव का साड़ू दिनेश यादव भी टंकी के अंदर चला गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। वहीं इस तरह से एक के बाद एक तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर टंकी से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। खाना भेलैया हम करी जे फूल की बनला है से जाला खा लिए बनावे थोड़ा भाग अता अच्छा ठीक है भैयावा का जब दू कवर खा ले कवर बाबू के रहो ना देखानी घरवे में सुतल रह गेल ऐसे बुझे फिर बोला कि मेरा पापा को सबने बोल दिया कि बुझने बुझाते में जैसे बुझा वैसे मेरा पापा मर गया ना। तो हमको फोन किया कोई लड़का यहाँ से कि लाइन लग गया। पहले तो हम लाइन कटवाए, शटडाउन करवाए कि भाई लाइन से घटना हुआ होगा तो पहले लाइन कटवाए। उसके बाद यहाँ घटना स्थल पर आए तो वही पानी टंकी का जो सोखता का ढक्कन जो है ना हटाया था, उसी को ठीक करने के क्रम में वो लोग जो अंदर गया, हमको लगता है ऑक्सीजन का कमी होगा अंदर में, इसी के कारण उसका मतलब मृत्यु हो गया। 3 लोग मरे हैं। पहले एक गया, कुछ गिरा था शायद, उसमें छेनी गिरा था और उसी को निकालने के लिए वो नीचे जो मतलब दूसरे टाइप का करने लगा, बेहोश टाइप का, तो दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तीनों उसी में रह गया। चौथा भी जाने वाला था तो उसको फिर रास्ते में पकड़ के खींच लिया आदमी। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मीनापुर थाना क्षेत्र के नेरुआ में बाइक सवार अपराधियों ने 3 माह पहले पूर्व सरपंच विजय कुमार को लूट के दौरान गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया था। अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि वाहन जांच के दौरान बाइक सवार 2 व्यक्ति को रोका गया। जांच के दौरान 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस उनके पास से बरामद किए गए। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि लूट की घटना को वो अंजाम देने वाले थे। पूछताछ में जानकारी मिली कि गिरफ्तार अपराधी ने नोरुआ में लूट के दौरान 2 व्यक्तियों को गोली मारी थी, वहीं एक की मौत हो गई। अपराधियों ने इस कांड में संलिप्तता होने की जो बात है वो स्वीकार की है। अपराधियों के खिलाफ कई थाने में लूट के मामले पहले से दर्ज है। अब पुलिस द्वारा उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। बताना चाहते हैं मीनापुर थाना कांड संख्या 283/24 जो 26 अगस्त को दर्ज हुआ था और जिसमें आप लोगों को पता होगा कि नेवरा में लूट के दरमियान एक व्यक्ति घायल हुए थे और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने लुटेरों को रोकने की कोशिश की थी। इस पर हम लोग एक टीम गठित किए थे जिसमें कि थानाध्यक्ष के नेतृत्व में रविरंजन कुमार, वीरेंद्र और बाकी अन्य लोग थे, जो कि सहरयार जी के नेतृत्व में, जो एसडीपीओ हैं, इनके नेतृत्व में उसका अनुसंधान कर रहे थे। और अनुसंधान के बाद से उन 4 लोगों का नाम आया था और हम लोग बहुत दिन से तलाश कर रहे थे। नेपाल जा कर के भी थानाध्यक्ष नेपाल भी गए थे, 10 दिनों तक तलाश किए थे, इसलिए कि उसमें से एक जो अभियुक्त था वो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन कोई हाथ नहीं आ रहा था। आज 9/11/24 को संध्या विश्वकर्मा चौक के 2 किलोमीटर अंदर हम लोग वाहन चेकिंग के लिए लोगों को लगाए थे, जिसमें कि सहरयार जी के नेतृत्व में रविरंजन कुमार थे और संतोष स्वयं थे ही थानाध्यक्ष, सूरज देवा जो परीक्षामान है वो थे, सिपाही दीनानाथ, सिपाही वीरेंद्र कुमार और हौलदार सरजुग सिंह। ये सारे लोग वहाँ पे वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के क्रम में एक पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ 2 युवक था, उसको रोका गया। संतोष और रविरंजन उनसे पूछताछ करने लगे। पूछताछ के क्रम में सबसे पहले इन्होंने उसके कमर को देखा तो एक के कमर से एक पिस्टल मिला और दूसरे के पॉकेट से 2 जिंदा कारतूस 9mm का 2 जिंदा कारतूस मिला। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।